स्टार्ट करें। आते बंद करेंगे क्या आप लोग? चलो देखो, केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। आर्हेनियस इक्वेशन हमने सुबह स्टार्ट किया, बराबर ना? ठीक है। आप लोग पहले बात कर लो, जब शांत हो जाओ तब मैं आऊंगा। बातें पहले कर लो आराम, फिर मुझे बाहर जाकर बुला लेना कि अब आ जाओ, हमारा हो गया, अब अपना शो स्टार्ट करवाओ। कब से बोल रहा हूँ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, पढ़ा रहा हूँ। पता नहीं क्या डिस्कशन चल रहा है, अभी ध्यान सुनो। हाँ, अब बोलो तो सच में बाहर चला जाऊंगा। बारिश का माहौल बना है, नेशनल पास से आए हो। तो के को हम क्या बोलते थे? रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये क्या था? आर्हेनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये क्या होता था? एक्टिवेशन एनर्जी। आर होता था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी होता था एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, बराबर। चलो अब जरा इसके अदर फॉर्म लिखते हैं, दोनों तरफ का लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। log k base e नेचुरल log k base e to the power minus a by r। क्या ये राइट हैंड साइड log m into n लिखा दिख रहा है क्या? है ना? log m into n, log m plus log n, log k base e इक्वल टू log a base e और log m plus log n यानी क्या होगा? माइनस a by rt ना, सॉरी log a base e और प्लस क्या हो जाएगा? log e base e माइनस a by r। log m plus m को मैंने log m plus log n लिख दिया। क्या ये log m to the power n लिखा है क्या? इसका मतलब ये n log m होगा, ये आगे आ जाएगा। log k base e is equal to log a base e minus a upon rt। log e base e ये होगा, log e base e 1 होता है ना? भगवान से को क्या पता है? log k base e is equal to log a base e माइनस ए बाई आर टी, जो कि log e बेस e 1 होता है। तो ये आपका देखिए दूसरा फॉर्म आ गया आर्हेनियस इक्वेशन का। अपन यहाँ से भी न्यूमेरिकल नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि बेस e की वैल्यू अपने को पता नहीं है, ठीक है? बट यहाँ से ग्राफ पूछेगा आपसे। ऐसे बच्चे हो तुम लोग, उसी बैग से बुक निकाल दो, इज्जत उज्जत की बात नहीं बेटा, कुछ समझ में आ जाएगा, एक समय आता है सब समझ में आता है, ठीक है? बेचना उसको कांदा और आलू ही है, काहे लिए पढ़ाई कर रहेगा? क्या बनेगा तुम्हारा भाई? सब आके बजा के जाएंगे। देखो लॉग के ये क्या हो गया? y 1/t को मानूंगा मैं x, ठीक है? ये हो गया m और ये हो गया t। y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रिलेशन को चेंज कर दिया। अब देखो जरा ग्राफ को देखो,
वाई एक्सिस पे लिया लॉग के बेस ई, बराबर, वाई एक्सिस पे लिया लॉग के बेस ई, और एक्स एक्सिस पे ले लिया 1/t, पूरा का पूरा, यानी 1/t। तो क्या लॉग के और 1/t एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यानी ग्राफ हो, देखो टी नहीं है, मैंने 1/t जानबूझ के लिया, ठीक है। और इसका मतलब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ तो आएगा स्ट्रेट लाइन, बट स्लोप कैसी दिख रही है? नेगेटिव स्लोप। तो इसका जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ठीक है। और अगर कोई पूछे स्लोप यानी ये एंगल होगा, ठीक है। स्लोप, स्लोप का मतलब tan थीटा, इसका मतलब माइनस ए बाई आर, है ना, ये तो होगा स्लोप tan माइनस ए बाई आर। और मैक्सिमम हाइट ऑफ द ग्राफ लॉग ए बेस बना रहा है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दिया लॉग के वर्सेस 1/t। अच्छा, अपने को तो जो ये वैल्यूज दी जाएंगी जब न्यूमेरिकल आएगा तो बेस 10 की वैल्यूज दी जाएंगी, तो इस लॉग नेचुरल लॉग को अपने को किस में कन्वर्ट करना होगा? बेस 10 में। तो लॉग वाले फैक्टर में 2.303 का मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2.303 log k base 10 is equal to 2.303 log a base 10 माइनस ए अपॉन आर। आपका बेस 10 में कन्वर्ट हो गया लॉग। अब मुझे 2.303 की जरूरत तो है नहीं, जैसे बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब इसको 2.30 से पूरा रिएक्शन को डिवाइड मार दूं मैं, डिवाइड बाई 2.303, क्योंकि सिर्फ चेंज करने के लिए किया था ऐसा। तो क्या ये आ जाएगा लॉग के बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ए बेस 10 माइनस ए अपॉन 2.303 RT, ठीक है। लॉग के बेस 10 इक्वल टू लॉग ए बेस 10 माइनस ए अपॉन 2.303 RT। यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेगा, आरएनएस फैक्टर पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, अभी 2-4 हम करेंगे बाद में। जरा इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, बेस 10 वाला, बिल्कुल सेम ग्राफ आएगा। ये y 1/t को मानेंगे हम x, ये हो जाएगा आपका m, और ये हो जाएगा आपका c, बराबर। चलिए, तो अगर हम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करें log k बेस 10 और 1/t, तो अब देखो लॉग की और पूरा का पूरा 1/t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसा है? नेगेटिव, यानी ग्राफ तो बिल्कुल बेस की वाला ही चलेगा बिल्कुल। स्लोप की बात करें, स्लोप का मतलब tan थीटा, मतलब हो गया माइनस ए अपॉन 2.303 r, ये हो गया ना स्लोप इसका, ठीक है। और हाइट ऑफ द ग्राफ क्या हो गई? इंटरसेप्ट लॉग ए बेस 10। और यहाँ से भी जेई ने नीट ने सब में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एंगल देके आप ये एंगल निकाल लोगे 180 माइनस समथिंग करके, और tan थीटा इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी पूछा गया। अभी मैं एक वो क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ गई कि एक इक्वेशन ये बन गया आरएनएस इक्वेशन। बट आपने बताया था, हमने बताया था जो आरएनएस था वो ये बात को प्रूव करना चाह रहा था कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट चेंज। अगर बात करूं, सपोज करो बेटा मैं टेम्परेचर को इनफाइनाइट मान लेता, इफ इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट टेम्परेचर ले लूंगा, तो ये फॉर्मूला क्या बनने वाला है? log k बेस is equal to log a base 10 minus EA upon 203 r into infinity, बराबर। और क्या 1/इनफाइनाइट 0 होता है क्या? ठीक है, 1/इनफिनिटी क्या होता है? 0। तो ये पूरा फैक्टर क्या हो गया? 0, ठीक है। इसका मतलब log k बेस 10 is equal to log a बेस 10, इसका मतलब k इक्वल टू a, बराबर ना। तो यहाँ से डिफाइन आरएनएस क्या होता है? इन पॉइंट पे जो रेट कांस्टेंट होता है उसको आरएनएस फैक्टर, बात समझा ना। इनफाइनाइट जब पे जो रेट होता है क्या बोलते हैं? आरएनएस फैक्टर। व्हाट इज आरएनएस फैक्टर?
द रेट कांस्टेंट एट इनफाइनाइट टेम्परेचर इज कॉल्ड आर्रेनियस फैक्टर। डिफाइन कर दिया, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट इक्वेशन बनाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर लोअर टेम्परेचर पे हम अगर लोअर टेम्परेचर को T1 मानेंगे तो ये K1 हो जाएगा, हायर टेम्परेचर T2 मानेंगे इसको क्या करेंगे K2 करेंगे, ठीक है। तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे आर्गेनियस इक्वेशन क्या बनेगी अब इसको प्रूव करते हैं। चलो देखो, अगर मैं बोलूं कि T इज इक्वल टू T1, T1 जो होगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व होगे इसको T1 मानो, हायर टेम्परेचर पर होगा उसको लो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो रेट कांस्टेंट दिया जाएगा उसको K1 होगे, और हायर टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट को K2 होगे, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, तो लोअर टेम्परेचर पर K1, हायर टेम्परेचर K2, ठीक है। तो अगर इसी इक्वेशन को मैं T1 टेम्परेचर पे बनाऊं तो क्या हो जाएगा, बताओ। K base 10 is equal to log A base minus EA upon 0.8 T1 है ना। T1 टेम्परेचर पे अगर आर अगर T1 है तो K1 लिखना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड करता है ये। अब अगर बोलूं इक्वल टू यानी हायर टेम्परेचर, थोड़ा सा इससे बढ़ा दिया हायर टेम्परेचर, क्या हो जाएगा तो log K2 base 10 is equal to log A base 10 minus EA upon 2.303 R2, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, बराबर। चलो अब जरा हम कर लेते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे तो log K2 base 10 माइनस log K1 base 10 बराबर K2 माइनस K1। क्या ये log A और ये कैंसिल हो जाएगा क्या माइनस करने पर, तो ये क्या आएगा 2 में क्या है माइनस A अपॉन 2.303 RT2, फिर माइनस इसको करेंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस EA अपॉन 2.303 RT1 बराबर, ठीक। log A माइनस log B, log A अपॉन B, तो ये हो जाएगा log base 10 K2 बाई K1 इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है EA अपॉन 2.303 R1 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन, ठीक है। तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये आपका फाइनल डेरिवेशन है आर्रेनियस का, ठीक है। log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, या इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, बराबर ना। इसी पे आपके न्यूमेरिकल्स आए, ये पूरा हो गया आपका क्या आर्रेनियस इक्वेशन। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इससे आर्रेनियस इक्वेशन पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टर। रिएक्टर की एक्टिवेशन एनर्जी बताइए। log K base 10 versus 1 upon T, 60 डिग्री, ठीक है। आपसे बोला एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर, तो अपने को पता है log K 1/2 यानी आर्रेनियस का कर्व है, ठीक है। अपने को बस स्लोप मालूम चाहिए, ये 120 आएगा, ठीक है। तो जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है, और वो क्या होगा आपका याद करिए आने तक क्वेश्चन में है, तो माइनस EA अपॉन 2.303 R, यही होता ना स्लोप। अपने को पूछ क्या रहा है एक्टिवेशन एनर्जी,
ये पूछ रहा है और अपने को tan 120 निकाल लेंगे आराम से, सॉल्व कर लो क्या हो जाएगा, tan 120 इज इक्वल टू माइनस ये अपॉन 2.303 r। tan 120 क्या होगा, 1 इसको कर देता 180 माइनस 60, ठीक है, माइनस tan 60 यानी क्या हो जाएगा आपका -√3 बराबर ना, इज इक्वल टू क्या, माइनस ये अपॉन 2.303 और ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, तो √3 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। √3 क्या होता है 1.732 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, यह आ जाएगा 33.1638 जूल। समझो ना, ये आ गया आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, समझा, स्लोप से निकाल दिया एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, ठीक है, ग्राफ से भी कैसे निकाल लो समझ में आ गया ना। जानबूझ कर 60 दिया है, कुछ बच्चे क्या करेंगे tan 60 कर देंगे, tan 60 प्लस में आ जाएगा तुम्हारा, बराबर है नहीं, और तुम्हारा आंसर फिर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे ये करेगा, यहाँ माइनस जाएगा, माइनस निकाल दो, बात समझा ना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है बेटा अपने पास अगला क्वेश्चन आरएनएस इक्वेशन पे देखो, बोला फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, और nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर का मतलब वो 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, कुछ भी हो सकता है, अभी आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। और nth ऑर्डर रिएक्शन फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज 100, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कितना दिया है, वैल्यू दिया है 100 उसने, एंड एक्टिवेशन एनर्जी is 19,137 joule per minute. Find rate constant. Find rate constant at 727 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन दिया आपको क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है 1, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी 1000। रेट कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ध्यान से समझिएगा। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज 100, इसका मतलब एक की वैल्यू आपको पता है क्या 100, आरएनएस फैक्टर। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी दे रखा है उसने 19137 जूल पर मिनट। क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट, इस टेम्परेचर पे 720, एक सिंगल टेम्परेचर दिया है यानी K2/K वाला फॉर्मूला नहीं लगा, log K इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 RT, ठीक है, तो क्या होगा टेम्परेचर 727 प्लस 273 यानी 1000 केल्विन, बराबर ना, बिल्कुल सेट डेटा देता है कि फटाफट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। चलिए आपने को निकालना है क्या, K की वैल्यू, बराबर। चलिए फॉर्मूला क्या लगेगा, log K बेस 10 माइनस ये अपॉन 2.303 RT, ये ना फॉर्मूला, ठीक है। चलो log K बेस 10, log K कितना है 100, 10⁻², बेस 10, बराबर ना। चलिए माइनस ये कितना दिया है 19137, 2.303 R क्या होगा 8.314 इंटू क्या 1000, बराबर ना। चलिए अब बताइए log K बेस 10 के 2 log 10 होगा, 2 log 10 क्या हो जाएगा 2 माइनस इत्मीनान से बैठ के इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे आएगा, ऐसे डेटा ही दिया गया कि इसको कट के आएगा 1, बात समझा कि नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा 19137, ठीक है, ये आ जाएगा 2 माइनस 1, सो log K बेस 10 इक्वल टू 1, सो K इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 यानी 10 की पावर 1, एंटी लॉग ऑफ 1 क्या होगा, जो भी एंटी लॉग 10 की पावर डाल दो उसको, 10 की पावर 1, आंसर आएगा आपका 10। समझ में आ गया क्या, ठीक है,
log k बेस में 1 आया तो k कितना आएगा, एंटी लॉग ऑफ 1 ना, एंटी लॉग ऑफ 1 का 10 की पावर 1, जो भी एंटी जैसे आ गया कि एंटी लॉग ऑफ 37 तो 10 की पावर 37 आंसर बन जाता है, बराबर ना। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया, समझ में आया क्या। अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक बात हमने आपको बताया था बेटा कि नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, बराबर। बट कुछ एग्जांपल हैं जो एक्सेप्शन है, जहां टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन घटता है, वो एक्सेप्शन आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, एक्सप्लोजन, N2O5 का डिकम्पोजिशन, ठीक है, NO का। चलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्सेप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, नोट्स पे लिख के दिया है मैंने। रेट ऑफ रिएक्शन decreases on increasing temperature, on increasing temperature। इसमें पहला याद रखिएगा बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ये ऐसी रिएक्शन है जहां टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ भी आता है इसका, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ टेम्परेचर, कुछ ऐसा ग्राफ आता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं TI यानी इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन मैक्सिमम जहां से बढ़ा उसका घटना स्टार्ट हो गया, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। ठीक है, सेकंड ऑक्सीडेशन ऑफ NO, ऑक्सीडेशन ऑफ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन, 2NO प्लस O2 gives 2NO2। ये भी ऐसी रिएक्शन है टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, R और टेम्परेचर ऐसा। ठीक है, ग्राफ नहीं भी याद रखते चलेगा, बस कम से कम नाम तो जरूर याद रखिए। ठीक है, कहाँ टेम्परेचर रेट ऑफ। तीसरा है आपका एक्सप्लोजन, जो ब्लास्ट होते हैं वहां पे भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ घटता है, ऐसा ऐसा करवा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 3 रिएक्शन ऐसी होती है जहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है, रख लीजिएगा, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और एक्सप्लोजन। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। ठीक है, अब आते हैं, ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया, कौन कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन कवर कर दिया हमने पूरा अच्छे से, और दूसरा आपका ओरिजिन थियरी कवर कर लिया हमने, एक्टिवेशन एनर्जी कवर कर लिया हमने, और आरएनियस इक्वेशन कवर कर। ठीक है, अब आता है टॉपिक मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चलिए थोड़ा देखिए। पहले समझिए मॉलिक्यूलरिटी क्या। देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, 2 तरह की बेटा रिएक्शन होती है, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। कोई भी रिएक्शन अगर एक स्टेप में खत्म हो जा रही है तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है, जैसे तुम्हारा SN2 रहा हो, एक स्टेप में ही खत्म हो गया। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसे बोलते हैं जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, जैसे तुम्हारा SN1 रहा होगा, पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप निकला होगा और कार्बोकैटायन का, कि कार्बोकैटायन के प्लेनर होने के कारण न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक मार के रेसमाइजेशन किया था, बराबर ना। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 तरह की रिएक्शन को दिमाग में भरो, कि एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज। ठीक है, और जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करने जा रहा हूँ कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। और ध्यान सुनना, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो मैंने कॉम्प्लेक्स की बात नहीं किया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही नहीं है। बात समझा ना, ध्यान समझिएगा इस बात को। तो पहला पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल
which participate in a elementary reaction. In an elementary reaction is known as molecularity. आराम समझिएगा, एकदम आसान से स्टार्ट हुआ, अभी चीजें एकदम डेप्थ में चली जाएंगी, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल व्हिच पार्टिसिपेट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्युलरिटी। या इसको और अच्छे से डिफाइन करूं तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं उनका नंबर मॉलिक्युलरिटी कहलाता है, क्योंकि जो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे वही तो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मॉलिक्युलरिटी में एलिमेंट्री रिएक्शन में वही मॉलिक्यूल गिने जाएंगे जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं। बात समझा क्या? तो सेकंड जो डेफिनेशन यहाँ पे बनती है वो है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल which undergoes effective collision during formation of product in an elementary reaction। ठीक है, दोनों डेफिनेशन सही है, जो पसंद आए चुन लेना। ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हीं का नंबर जोड़ लो, वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्युलरिटी। अब मान लो एलिमेंट्री रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो मॉलिक्युलरिटी 2, रिएक्शन इज कॉल्ड बाई मॉलिक्यूलर। 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बात समझा ना? एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी 1 भी हो सकती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल व्हिच पार्टिसिपेट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी। हेलो, हाँ क्लास में मैं 7:30 की बात करता हूँ। चलो, हाँ, number of reactant molecule which undergoes effective collision during formation of product and an elementary reaction। अच्छा बेटा बात सुनना, बड़ी बेसिक सी बातें हैं कि मॉलिक्युलरिटी क्या है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं सर, अब कहानी स्टार्ट हुई अच्छी तरह से। एग्जांपल ले रहा हूँ, A plus B gives product। एक एग्जांपल को आराम समझना। ठीक है, प्रोडक्ट हमने बोल दिया ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूं, ठीक है, तो R इक्वल टू क्या होगा? K A और P, यही होगा रेट लॉ इसका। ठीक है, जबकि बेटा ये जो रेट लॉ होता है ना, ये कभी भी आंखों से देख के नहीं बताया जाता, ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है। ठीक है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखाता है वो आफ्टर एक्सपेरिमेंट लिखा जाता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके ही लिखा जाता है। आप बोलोगे आपने एक्सपेरिमेंट किया क्या? ठीक है, मैंने नहीं किया एक्सपेरिमेंट। अब मैं तुमको एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की खास बात बताता हूँ। अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है, रेट लॉ देख के तुम पता कर सकते हो कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। कैसे? अगर तुमको रिएक्शन दिया ही रहेगा, रेट लॉ लिख के दे दिया उसने, अगर तुम्हारे रेट लॉ में जो रिएक्टेंट की स्टाइकियोमेट्री है वही उसकी पावर बन रही है यहाँ पे कंसंट्रेशन का, इसका मतलब ये एलिमेंट्री। आप बताइए ए के सामने क्या लिखा है? ए की पावर में यहाँ क्या दिख रहा है? बी के सामने क्या लिखा है? 1, यहाँ क्या दिख रहा है? इसका ये प्रूव हो गया ये एलिमेंट्री। बात समझा ना? इसके अलावा अगर कुछ दिख गया इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी रिएक्शन एलिमेंट्री कब होती है? अगर रेट लॉ जो लिखा गया उससे आप पहचान सकते हो कि जो भी हमारे रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, अगर वही रेट लॉ में उसका पावर बन के लिखा गया है, इसका मतलब ये एलिमेंट्री। ठीक है, अच्छा अगर ये अब बताओ, इसको देखे तो पहचान के एलिमेंट्री रिएक्शन है,
अब अगर कोई पूछे मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो मॉलिक्यूलरिटी तो एलिमेंट्री रिएक्शन में डिफाइन ही होती है ना। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? दो, एक ये। तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी हो गई वो हो गई दो। एक ये दो मॉलिक्यूल ना इन्वॉल्व हुए, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? तो समझ में आ रहा है क्या? सेकंड, अमोनियम नाइट्राइड, इसको हमने हीट किया, ये बना नाइट्रस ऑक्साइड प्लस 2H2O। हमको बता दिया ये एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर ये पता चल गया एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रेट लॉ लिखना एकदम आसान होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? R = K NH4 NO2, यही इसका रेट लॉ बन जाएगा फिर, बराबर ना। एलिमेंट्री रिएक्शन की खास बात तो यही होती है ना, जो आपके जो रिएक्टेंट होते हैं उसका जो स्टाइकियोमेट्री वही उसकी पावर बनती है। ठीक है, इसका मतलब ये फिक्स हो गया रेट लॉ। देखते, जबकि ये आता कहां से है? एक्सपेरिमेंट से। रेट लॉ हमेशा एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है। इसका मतलब अगर ऐसा लिखा हूं, इसका मतलब है कि अगर मैं अमोनियम नाइट्राइड की कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो रेट डबल होगा, 4 टाइम्स करूंगा तो 4 टाइम्स होगा। बात समझा क्या? ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी बोलूं आपसे तो 1 हो गया, मॉलिक्यूलरिटी यहाँ क्या है? बराबर है, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, 2HI H2 + I2। आपने को बोल दिया ये एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका रेट लॉ बनाओ, R = K HI, और उसका स्क्वायर भी करना होगा, है ना। एलिमेंट्री की तो एक खास बात होती है कि जो रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही कंसंट्रेशन की पावर बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसको देख के अगर ये ना भी लिखता, मैं इसका रेट लॉ दिखता, अगर मुझे रेट लॉ दिख गया है चाय की पावर में 2, फिक्स हो गया एलिमेंट्री, है ना। ये एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि रेट लॉ तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आता है। इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ से आपसे मॉलिक्यूलरिटी पूछूं, तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं? तो मॉलिक्यूलरिटी की है तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, (2SO2 + O2। छोटी छोटी बातें समझ लीजिए, फिर अभी आएंगे थोड़ा। 2SO2 + O2 gives 2SO3, और रेट लॉ इसका लिख के ऐसे दिया कि SO2 की पावर में 2 और O2। क्या रेट लॉ को देख के आपको लग रहा है एलिमेंट्री है? बोलो यस है बेटा, क्या डर रहे तुम लोग क्यों यार? ठीक है, अरे SO2 के आगे 2 लिखा है, उसकी पावर में 2 बना है, O2 के आगे 1 लिखा उसकी पावर में 1 आ रहा है, यानी पक्का एलिमेंट्री रिएक्शन है, घबरा रहे हो? ठीक है, तो यानी प्रूव हो गया कि एलिमेंट्री रिएक्शन है ना। भी पूछना डर जाते, पता नहीं क्या पूछ रहा होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन, हाँ ना, एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई है। हर बार ये अच्छा लगता था, पूछ लिया गड़बड़ हो। आई होप 2 बोले, 1 बोले, टोटल रिएक्शन कितने हो गए? 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन की इन्वॉल्व है, मॉलिक्यूलरिटी 3। इतना समझ में आया अभी? ठीक है, ऑर्डर अभी आ रहा है, परेशान मत, ऑर्डर भी निकालें। अभी ऑर्डर नहीं, अभी सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी पर होगा, ऑर्डर भी पढ़ लिया। अगला एग्जांपल देखिए आप, CA बहुत अच्छा एग्जांपल है, +2B गिव्स प्रोडक्ट, और बोल दिया कि भाई ये जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, और इसका मैं अगर रेट दूं, देखो मैं जानबूझ के एक्सपेरिमेंट से एक रैंडम रेट लगा, ऐसा कोई रिएक्टेंट ही नहीं होता है। ठीक है, एक तो हाइपोथेटिकल A और B, देखो इसका हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा, इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन देख के ही कंफर्म हो गया एलिमेंट्री नहीं।
क्योंकि ए की पावर में 3 नहीं लिखा है, बी की पावर में 2, इसलिए लिखे कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स को पहचानना, ठीक है। यानी ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखते ही सीधे बोल दो मॉलिक्यूलरिटी डू नॉट डिफाइन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कभी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं की जाती, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मॉलिक्यूलरिटी डू नॉट डिफाइन, डू नॉट डिफाइन। बात समझाना, थोड़ा और कंफ्यूज करता हूँ। सेम रिएक्शन लिखता हूँ 3A, आप कुछ नया सीखने वाले हो, तैयार हो। 3A + 2B गिव्स प्रोडक्ट, चलो मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन और रेट लॉ भी समझा दिया अच्छे से, की पावर में 3 की पावर में 2। आपको एलिमेंट्री है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही होती है। अब अगर मैं आपको मॉलिक्यूलरिटी पूछूं, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, 3 और 2 5, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई 5। अब तुम्हें एक नया चीज सुनो, मॉलिक्यूलरिटी 5 नहीं है, ठीक है, 6 भी नहीं होगी, मॉलिक्यूलरिटी 3 के ऊपर हो ही नहीं सकती किसी भी रिएक्शन की एलिमेंट के ऊपर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। और ये जेई ने 2000 की नहीं जाती एलिमेंट्री रिएक्शन की, चाहे एलिमेंट की देखो है तो एलिमेंट्री रिएक्शन बिल्कुल रेट भी वैसे लिखा गया है, ठीक है। तो 3 2 5, तो ध्यान रखना 3 के ऊपर मॉलिक्यूलरिटी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब ऐसा बोलते तुम्हारे कई सारे रिएक्शन घूमने लगते हैं, तो जरा ये देखो ना, 6CO2 + 6H2O gives C6H12 O6 + 6O2 फोटोसिंथेसिस 6 और 6 12, मॉलिक्यूलरिटी 12 हो गई, ठीक है। इसका उल्टा रिएक्शन बोले तो रेस्पिरेशन, 6H12 O3 और 6O2, तो 6 और 1 7, मॉलिक्यूलरिटी 7 हो गई। मैं बता रहा हूँ जब भी तुम्हें दिख जाए, एक दूसरा दिमाग में स्टेप कि अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी तुमको 3 के ऊपर दिखे, समझ लो तुमको फंसा है, रिएक्शन है ही नहीं, वो एलिमेंटेशन की मॉलिक्यूलरिटी 3 के ऊपर जाएगी ही नहीं। अच्छा खुद बताओ, नो डाउट अगर मैं इसका उल्टा रिएक्शन बोलूं, इस वाले रिएक्शन की बात करूं, तो अपन ने इसको बायो में पढ़ा ही होगा, क्वेश्चन के अंतर्गत, है ना। तो यहाँ पे क्या अगर मॉलिक्यूलरिटी बोलूं 6 मोल ये और 1 मोल मॉलिक्यूलरिटी 7 है, मैं बोलूं मॉलिक्यूलरिटी 3 के ऊपर हो ही नहीं सकती, ठीक है। जब भी मॉलिक्यूलरिटी 3 के ऊपर जाए तो समझ जाना पक्का आपको फंसाया जा रहा है। करता है क्रेब साइकिल, अब ना उसमें भी जाके एक आप स्टेप की देखना, मॉलिक्यूलरिटी 3 के नीचे ही होगी। उसके बाद चलता है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप देखिए ग्लाइकोलिसिस भी 10 स्टेप की, जरा आज जाके जरा उस 10 स्टेप में जो भी रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बन रहे हो ना, जरा उनकी मॉलिक्यूलरिटी चेक करना, 10 स्टेप की, हर एक स्टेप की 3 के ऊपर नहीं जा रही है। बात समझाना, यानी अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 के ऊपर जा रही है तो रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं, रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। और आप बात आती है जांच क्यों नहीं करती, इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं सकती। तो जरा डेफिनेशन का दूसरा पॉइंट सुनिएगा, मैंने क्या बोला था, मॉलिक्यूलरिटी में उन्हीं रिएक्टेंट को हम ऐड करते हैं जो आपस में इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, ठीक है। तो एक साथ एक समय पे प्रॉपर ओरिएंटेशन में एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, मैच टू मैच 3 मॉलिक्यूल एक साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन और डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी से कोलाइड करते हैं। एक टाइम पे एक साथ 4 4 5 5 6 6 मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन और डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी से कोलाइड नहीं कर सकते, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 3 के ऊपर नहीं जाता, ठीक है। ऑप्शन बन गया था कि मोर देन 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट अ टाइम नेवर कोलाइड विद इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। 3 के ऊपर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक समय पर प्रॉपर ओरिएंटेशन और डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी से कोलाइड नहीं कर सकते। मैक्स टू मैक्स 3, 4 5 6 10 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, भाई कोलिजन करना बड़ी बात नहीं होती, इफेक्टिव कोलिजन करना बड़ी बात होती है ना। तो अगर 3 से ज्यादा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं एक टाइम पे प्रॉपर ओरिएंटेशन और डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी से कोलाइड नहीं कर पाते, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 3 से ऊपर नहीं जाती। बात क्लियर हुई क्या कि मॉलिक्यूलरिटी 3 के ऊपर क्यों नहीं जा रही है,
चलो अब जरा एक बार बताओ, मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये तो नहीं डिफाइन होती, बट मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर स्टेप के लिए डिफाइन होती है। अब बातें गहराई वाली हो रही है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे डिफाइन नहीं होती, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट हो रही ना, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर स्टेप तो एलिमेंट्री ही होगा, समझो जरा बात को। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो हर स्टेप होगा वो तो एलिमेंट्री ही होगा ना। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होती है, ठीक है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती, इसीलिए SN1 को SN1 बोलना गलत। SN1 का बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, जबकि SN1 खुद में 2 स्टेप की रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही नहीं होती, ठीक है। बस SN1 क्यों बोल देते हैं, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो पहला होता है, ठीक है। उसमें केवल एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन आता है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 1 बोलते हैं। बात समझे ना। तो बात सुनिएगा कि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप अपने में एलिमेंट्री होता है। कुछ बातें समझ पा रहे हो क्या? जैसे इसी को जरा देखो, मैं समझा रहा हूं। अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे, चलो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 3A + 2B गिव्स प्रोडक्ट। मैंने बोला ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो भाई इनके लिए तो मैं सीधा लिख दूंगा मॉलिक्यूलरिटी डू नॉट डिफाइन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर मैं देखूं ये बना कैसे, अगर इसकी मैकेनिज्म पे जाऊं, ठीक है, तो सबसे पहले 2 मोल्स ऑफ A, 1 मोल B के साथ रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट C बनाया, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म मैं कर रहा हूं कि पहले स्टेप में क्या हुआ, 3 में से 2 मोल A, 1 मोल B से रिएक्शन करके क्या बनाया, एक इंटरमीडिएट C। स्टेप 2 में क्या हुआ, ये जो इंटरमीडिएट C है, ये बचे हुए 1 मोल A और बचे हुए 1 मोल B से रिएक्शन करके क्या बना दिया, प्रोडक्ट। ये स्टेप 2, दोनों को जोड़ो, क्या C से C कैंसल, 2A + A 3A, B और B 2B, ये प्रोडक्ट आ गई क्या वही। बात समझा क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं हुई, बट ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो ये स्टेप खुद में क्या है, एलिमेंट्री। ये स्टेप खुद में क्या है, एलिमेंट्री। यहाँ मॉलिक्यूलरिटी क्या आ रही थी, 5, तो यहाँ देखो 2 और 1 3 आ गई, 1 2 3, समझ में आया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर एक स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होती है। मॉलिक्यूलरिटी 3 के ऊपर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 3 के ऊपर मॉलिक्यूल एक टाइम पे प्रॉपर ओरिएंटेशन और डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी से कोलाइड नहीं कर सकते, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 3 के ऊपर नहीं जा रही। 3 के ऊपर जा रही है यानी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स। बात में आ गया क्या? इतनी बातें तुम समझ लो। अगला पॉइंट मॉलिक्यूलरिटी का, सेकंड पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव होल नंबर। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव होल नंबर। मतलब मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी 0। मॉलिक्यूलरिटी कभी रिएक्शन की 0 नहीं हो सकती। अरे कम से कम एक रिएक्शन तो चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए कि 0 में काम हो जाए, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन नहीं होती, 1/2 2/3, कुछ भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी कभी नेगेटिव फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होती है, एक पॉजिटिव होल नंबर होता है। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कभी 0 नहीं हो सकती, कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, कभी नेगेटिव फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इकट्ठे कोलिजन कर रहे हैं ना, उनकी संख्या, ठीक है। तो 0 का मतलब मॉलिक्यूल ही नहीं है, मॉलिक्यूलरिटी किस बात की। अब बताओ, मॉलिक्यूल 1 टकराएगा, 2 टकराएगा, तो ये आधा मॉलिक्यूल पौना मॉलिक्यूल टकराएगा आपस, आधा पौना -1 मॉलिक्यूल क्या होता है, -2 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं आपस में, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव फ्रैक्शन 0 ये सब नहीं होता। समझ में आ गया क्या? अच्छा, ऐसा बोलते ही एक क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा, तो यहाँ कंफ्यूज करता हूँ फिर। SO2 + ½ O2 gives SO3। माना कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। तो जरा इसकी जरा मॉलिक्यूलरिटी बताओ। अगर आप इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताइए एलिमेंट्री रिएक्शन से, ये 1 मॉलिक्यूल और ये इसका कितना है, आधा, क्या 3/2 बराबर ना। बोलो सर मॉलिक्यूलरिटी देखो ना, इस रिएक्शन का एलिमेंट्री रिएक्शन तो फ्रैक्शन आ गई। तो जब भी फ्रैक्शन मॉलिक्यूलरिटी आ जाए तो आप हमेशा न्यूमरेटर को देखिएगा,
जो न्यूमरेटर में वैल्यू दिखा है वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी, जो न्यूमरेटर में वैल्यू होगी वही उसकी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी। और वो आती कैसे है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर क्या है इसका 2, उसे मल्टीप्लाई करो जरा, 2SO2 + 2/2 O2 gives 2SO3, अगर जोड़ 2 + 1, समझा क्या। तो जब भी मॉलिक्यूलरिटी आपकी फ्रैक्शन में आ जाए तो आप हमेशा न्यूमरेटर को देखोगे, न्यूमरेटर में जो वैल्यू दिया है वही आपकी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी आती कैसे, डिनोमिनेटर से पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलरिटी का सेकंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका है कि मॉलिक्यूलरिटी इज द थ्योरेटिकल कांसेप्ट, यानी आंखों से देख के आप मॉलिक्यूलरिटी बता दे रहे हैं। क्या कोई आप रिएक्शन कर रहे हो, कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्या। अगर मैंने बता दिया एलिमेंट्री है तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया, 2 + 1 3, बात समझे ना। यानी इसके लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये कैसा कांसेप्ट है, एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। जबकि अभी देखना ऑर्डर जो होगा ना वो एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट होगा, बिना एक्सपेरिमेंट किए आप ऑर्डर बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो पॉइंटर समझ में आ गए सारे मॉलिक्यूलरिटी के। मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है वही मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी डू नॉट डिफाइन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन फॉर ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी पॉजिटिव होल नंबर, जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं हो सकती, और इट इज द थ्योरेटिकल कांसेप्ट। क्योंकि बोर्ड का तुम्हारा सबसे प्यारा क्वेश्चन होता है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, चाहे वो एससीईआरटी हो, चाहे आपका आईएसटी हो, चाहे मास्टर बोर्ड हो, अगर उनको एक अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है केमिकल काइनेटिक्स से तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस पूछते हैं। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर हो। मॉलिक्यूलरिटी में किसी को कोई डाउट है क्या, अच्छे समझ में आ गया पूरी बातें। अब आइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे जाते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नोट्स में यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा रहेगा, इसमें परेशान मत होना सर, ये तो आपने नहीं पढ़ा है। इसके बाद आज जैसे मैं महेंद्र भी पढ़ा देता हूँ, वहाँ सब 4-5 लड़की आई, सर आपने ये मॉलिक्यूलरिटी में ये चीज नहीं पढ़ाई। एक्चुअली क्या हुआ था, जब वो ये मैं पढ़ा रहा था पिछले साल, तो एक ने ऑर्गेनिक का डाउट पूछ लिया, तो मैंने यहाँ पे उस डाउट को लिखा, केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था, लड़की ने क्या किया उसके बाद उसको नोट कर लिया। तो लगेगा तुमको कि ये काइनेटिक्स टाइप कुछ नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कीटोन बनाने का मेथड था। ठीक है, उसके चक्कर मत पड़ना। हाँ बोलो। लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी हमने पढ़ लिया, अब ऑर्डर की बात करें। दोज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट विच रेट इज डिपेंडेंट, पूरे रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें से कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को चेंज करने से आपका रेट चेंज हो जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे पहले समझा देता हूँ, मान लो A + B + C गिव्स प्रोडक्ट, कितने रिएक्टेंट हमारे पास, 3। अगर मैं बोलूं इसमें से जब मैंने A की कंसंट्रेशन को बढ़ाया या घटाया, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, B की कंसंट्रेशन को भी जब मैंने बढ़ाया या घटाया, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही हमने C की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, रेट बढ़ गया। तो रिएक्टेड कितने थे, 3, उसमें से A की कंसंट्रेशन को बढ़ाने घटाने में रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, B के लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन C को डबल किया तो रेट डबल हो। इसका मतलब 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट चेंज हुआ तो ऑर्डर हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर। और अगर मान लो ABC में 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रेट चेंज हुआ, सेकंड ऑर्डर। तीनों की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट चेंज हुआ, थर्ड ऑर्डर। तीनों की कंसंट्रेशन को चेंज करने से कुछ नहीं हुआ, 0 ऑर्डर। बात समझे ना, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके पास है उसमें से कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट चेंज हो रहा है, वही कहलाता है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर यहाँ लिखा देखता हूँ, दोज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दोज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल at which rate is dependent, rate is dependent, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
गर्मी लगे मैं ऑन करा मैं बैठूंगा तुम आगे पढ़ाओगे यहाँ पे आदित्य के बच्चे बात नहीं है कई आदमी को जन्म मिलो अच्छा एक और डिफाइन कर सकते हैं अभी तो इतनी बात होगी आप तो प्यार से पढ़ो ठीक है those number of reactant molecule at which rate is given आराम से पढ़ना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है रेट पे ठीक है पूरा न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है ये कौन सा थियरी वाला टॉपिक पढ़ाया आज है ना सब न्यूमेरिकल की चल एक और होता है सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट इक्वेशन दोनों डेफिनेशन है जो पसंद आए सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन में जो कि एक्सपेरिमेंट से आता है रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन की पावर का सम ऑर्डर कहलाता है अब जरा मैं एक एग्जांपल के थ्रू कराता हूं जरा मान लो मेरे पास एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन है A + B + C ये प्रोडक्ट ठीक है मैं अगर बोलूं कि रिएक्शन में A का कंसंट्रेशन भी है B का भी है और C का भी आराम जरा समझिए अगर मैं बोलूं बेटा कि इस रिएक्शन का जो रेट है A की कंसंट्रेशन को चेंज करने पर चेंज हुआ B को मैंने बढ़ाया घटाया कोई फर्क नहीं पड़ा C को बढ़ाया घटाया कोई फर्क नहीं पड़ा इसका मतलब मेरे पास 3 रिएक्टेंट में से केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट चेंज हुआ इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की बात समझा ना अब इसका रेट लॉ लिखो रेट लॉ लिखने का तरीका क्या होता है एक्सपेरिमेंट से आया है भाई हमने एक्सपेरिमेंट किया C की कंसंट्रेशन को बढ़ाया घटाया कोई फर्क नहीं पड़ा C की बात समझा ना तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे